आज हम एपिसोड 3 और 4 के बारे में जानने वाले हैं। अब तक हमने देखा कैसे राजा काहेक्ली ने धोखे से कयाना को अपने टीम में शामिल कर लिया और ओआहू पर क्रूरता से हमला कर दिया और उस द्वीप पर कब्जा कर लिया और माउई साम्राज्य की नींव रख दी। कयाना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसने झूठ का साथ दिया और फिर कयाना ने अपने ही राजा के साथ बगावत कर दी। राजा काहेक्ली के आदमी उसका पीछा करते रहते हैं। कयाना उनके साथ युद्ध करते हुए एक खाई में गिर जाता है। अगले ही पल वो एक शिप में होता है जो हवाई द्वीप से बहुत दूर होता है। दोस्तों, एपिसोड 3 और 4 देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एपिसोड 1 और 2 आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड 3 और 4 की। कप्तान ने उसका सामान लौटा दिया और बोले कि अगर हमने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम मर जाते। एक बार तुमने हमारी जान बचाई और एक बार हमने, हिसाब बराबर हुआ। अब कयाना को उनके साथ रहना है या फिर वो उसे कहीं ले जाकर छोड़ दे, ये उसकी मर्जी थी। 1 साल बाद अलास्का में कहीं। इन बीते 1 सालों में टोनी और कयाना के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। टोनी प्रत्येक दिन उसे बंदूक के पार्ट्स के बारे में बताता और अंग्रेजी बोलना सिखाया करता था। जल्द ही उसने बंदूक चलाना और शिकार करना भी सीख लिया। दूसरी तरफ उसका पूरा परिवार हवाई के किसी तट के किनारे अपना घर बसा चुका था। उनके साथ जॉन भी था जो वहां के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करता था। कयाना की पत्नी उदास रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उम्मीद भी थी कि कयाना एक दिन वापस जरूर लौटेगा। उधर समय के साथ साथ माउई साम्राज्य और भी ताकतवर होता जा रहा था। उस लड़ाई के बाद ओआहू के काफी सारे मुखिया काहेक्ली के सामने घुटने टेक चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी मुखिया थे जो काहेक्ली को जान से मारने की साजिश रच रहे थे। उन्हीं में से एक था महान काकुही हेवा का वंशज हेकुहोकु। उसने काहेक्ली को जहर देने के लिए अपने गुप्तचर को भेजा था, लेकिन अफसोस वो पकड़ा गया और अब हेकु का भेद खुल चुका था। देखते ही देखते राजा के लोगों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन हेकुहोकु घुटने टेकने को राजी नहीं था। जैसे ही उसने अपने परिवार को संकट में देखा, उसने राजा से वफादार रहने की कसम खा ली, पर राजा ने किसी को नहीं बख्शा और उनका जहर उन्हीं को पीला कर खत्म करवा दिया। काहेक्ली की क्रूरता की कहानियों हवाई के राजा तक जा पहुंची थी। राजा मरने के कगार पर थे और समझना चाहते थे कि अगर उन पर हमला हुआ तो उनके मुखियाओं की रणनीति क्या होगी। क्या वो उनके मरने के बाद अपने नए राजा का समर्थन करेंगे? कामेहामेहा ने बताया कि जब राजा का बेटा केवा गद्दी पर बैठेगा तभी वे उसका साथ देंगे और मिलकर उस सनकी राजा काहेक्ली का सर कुचल देंगे। इधर मुखिया मोकू की बेटी काहुमानू इन बीते 1 साल में जॉन से काफी हद तक अंग्रेजी बोलना सीख गई थी। फिर वो दिन आया जब उसकी शादी मुखिया कामेहामेहा से करा दी गई। दूसरी तरफ कयाना भी अपने परिवार के पास लौटने का मन बना चुका था, जिसके बाद कप्तान ने उसे मावई पहुंचाने का वादा किया था। वही आज तक समझ नहीं सका था कि कप्तान उसे पानी से बचाकर शिप पर क्यों लाए थे, क्योंकि उसका मानना था अगर यही मौका उन जंगलियों को मिलता तो वे मार देते। अगर मार्ली कप्तान होता तो उसे कब का मार चुका होता। इस बात को लेकर उसकी और टोनी के बीच बहस भी हो गई, जिसका अंजाम आगे चलकर बहुत भयावह होने वाला था। 2 दिन बाद वे स्पेनिश आईटी इंडीज के जेम्वांगा तट पर पहुंच गए। कयाना ने शिप पर काम करके काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, जिससे वो गन्स खरीदने वाला था, और वो भी बहुत सारी। लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को पूरी बटालियन के लिए गन्स नहीं भेज सकते थे। ये सब एक औरत देख रही थी। वो उनका पीछा करने लगी। टोनी अय्याशी करने चला गया और तभी एक पियक्कड़ ने कयाना से बदतमीजी करने की कोशिश की। उससे पहले ही उसने उसे पटक दिया। मौका देखकर वो अनजान महिला कयाना से मिली। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, माउई का एक मुखिया यहाँ क्या कर रहा है? कयाना भी हैरान हुआ कि आखिर वो उसको कैसे जानती है। उस महिला का नाम था वेने और वो बहुत सालों पहले हवाई छोड़कर यहाँ आ गई थी। यहाँ उसका ऐसे गन स्मगलर से परिचय था जिनसे वो कयाना को जितनी गन्स चाहे दिला सकती थी। लेकिन इसके लिए कयाना को उसका एक काम करना होगा। वो उनके कप्तान से मिलना चाहती थी। उसके पास एक गजब का मास्टर प्लान था जिससे वो बहुत अमीर बन सकते थे। चंदन की लकड़ी का व्यापार। ये लकड़ी इतनी दुर्लभ थी कि चीन और यूरोप में इसे इसकी कीमत से 5 गुना अधिक दाम पर बेचा जा सकता था। रही बात चंदन की लकड़ी की, तो हवाई के द्वीपों के पहाड़ तो इससे भरे पड़े थे। अगर कयाना वहां के मुखियाओं को चंदन के व्यापार के लिए मना लेता तो वे इतने अमीर हो जाते कि कोई सोच भी नहीं सकता। कप्तान को उसका आइडिया पसंद तो आया, लेकिन उनके पास एक ही जहाज था। वो ईस्ट इंडिया से कैसे मुकाबला करेंगे, इसके बारे में भी सोच रखा था। ईस्ट इंडिया को नहीं पता कि उनके छोटे द्वीप कहाँ हैं, तो वो उनकी नजरों में आए बिना ये व्यापार कर सकते थे। लेकिन कयाना इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो गोरे लोगों को अपने तट पर किसी हाल में नहीं ले जाना चाहता था। फिर भी वेने ने हार नहीं मानी और मार्केट के बीच ले जाकर उसे कुछ गुलामों को दिखाया। कभी ये लोग गुलाम नहीं बल्कि यहाँ के निवासी हुआ करते थे। फिर स्पेनिश लोग आए और उनसे सब छीन लिया। वो दिन दूर नहीं जब वो हवाई आइलैंड को भी ढूंढ लेंगे।
फिर वह चंदन का व्यापार करेंगे और वहां के लोगों को उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदूकों के आगे उनके लकड़ी के भाले क्या ही कर पाएंगे। इससे बचने का एक ही उपाय था, समय रहते उन्हें इस कारोबार को नियंत्रित करना होगा, ताकि इससे पैसा बने जिससे हथियार खरीदकर वो अपने द्वीपों की हिफाजत कर सकेंगे। अगली सुबह मार्ली की मुलाकात एक कप्तान से हुई। कप्तान ने सोचा वो काम मांगने आया है, मगर मार्ली ने कान खड़े कर देने वाली बात कह दी। प्रशांत महासागर में ऐसे द्वीप हैं जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा जो उन पर कब्जा करेगा। वह अलास्का से कैंटन तक के समुद्री रास्तों का मालिक बन जाएगा। उसी रात मार्ली ने अपने जहाज के कप्तान के पीछे एक लड़की लगा दी ताकि वह उसी में व्यस्त रहे। इस बीच टोनी की नजर मार्ली पर ही थी। उसे कुछ अजीब लगा तो वो मार्ली के पीछे पीछे अपनी शिप पर गया। वहां उसने देखा कि कप्तान के टेबल पर एक नक्शा खुला था जिसमें हवाई के सारे द्वीप चिन्हित थे। खतरा भांपते ही उसने मार्ली पर बंदूक तान दी, लेकिन वो वहां अकेला नहीं था। पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी। फिर मार्ली ने पहले का सारा गुस्सा उस पर उतार दिया, लेकिन वे उसे जान से नहीं मार सकते थे क्योंकि वो उनके लिए काफी कीमती था। उन्होंने उसे बेहोश किया और ले गए। इस बीच मार्ली ने नक्शा चुरा लिया और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम काहुमानू और उसके पिता को देख पाते हैं, जिनके पास में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। ये बताता है कि हवाई कबीले का राजा अब नहीं रहा और अब उसकी जगह पर उसके बेटे को राजा बना दिया गया है। इसकी खबर राजा काहेक्ली को भी लग चुकी थी। वो कहता है कि ऐसे मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना है, जल्दी से युद्ध की तैयारी करो, हम वहां पर जल्दी से जल्दी आक्रमण करेंगे। तभी एक सैनिक कहता है कि आपने पहले एक राज्य को जीत लिया है और अब दूसरे राज्य को भी जीतना चाहते हो। क्या वो भविष्यवाणी गलत है? तब काहेक्ली बातों को टालते हुए कहता है कि वो भविष्यवाणी मेरे बेटे के लिए हुई थी और हम उस भविष्यवाणी के मुताबिक चारों कबीलों को एक कर देंगे। इधर नेक्स्ट में हवाई कबीले को दिखाया जाता है, जहां पर काहुमानू उस जॉन से बात कर रही होती है, क्योंकि उसने काहुमानू को भी इंग्लिश बोलना सिखा दिया। काहुमानू की कल ही शादी हुई थी, इसलिए जॉन कहता है तुम उसके साथ में बहुत ही खुश रहोगी और तुम्हारे पिता ने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कयाना की पत्नी को, जो कि 1 साल गुजरने के बाद भी कयाना की यादों में डूबी होती है। तभी उसके पास में कयाना का एक दोस्त आता है जिसका नाम होता है नेमक। नेमक कयाना की पत्नी के लिए खाना लेकर आता रहता है और इसी वजह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच में अटैचमेंट्स होने लगती है। लेकिन कयाना के भाई को अभी भी विश्वास होता है कि कयाना हमारे पास जरूर लौट कर आएगा। इधर कयाना सुबह होने पर जागता है और वो जैसे ही टोनी के बेड को खाली देखता है तो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन टोनी उसे कहीं भी नहीं मिला। अब कयाना वेने के पास में भी आता है, लेकिन वेने को टोनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वेने एक आदिवासी महिला होती है, इसलिए कयाना की बंदूक दिलाने में मदद कर रही थी। वेने कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन बंदूक को लो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कयाना टोनी को ढूंढता हुआ मार्ली के पास में जाता है, लेकिन मार्ली टोनी के बारे में उससे झूठ बोल देता है और जैसे ही कयाना यहाँ से जा रहा होता है तो वो एक पिंजरे में कैदियों को देख पाता है, जिन्हें ऐसे देखकर कयाना बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और जैसे ही वो कैप्टन इन कैदियों को अपने जहाज में ले जाने के लिए आता है तो कयाना उसे पटक पटक कर मारने लगता है। तभी यहाँ पर गोली चलाते हुए स्पेनिश पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि कयाना को पकड़ने आ रहे थे और कयाना उनसे किसी तरह बचकर एक जगह पर छुप जाता है। उधर हवाई के राजा ने मरने से पहले कामेहामेहा को युद्ध के देवता की उपाधि सौंप गया था, जो कि उसका नाजायज बेटा था और उसने अपने जायज बेटे को राजा बना दिया था। अब ये लोग यहाँ पर काफी बहस कर रहे होते हैं। तभी कामेहामेहा कहता है कि मैं युद्ध के देवता की उपाधि नहीं छोड़ूंगा और जिसको लड़ना है वो मुझसे लड़ सकता है। तो राजा अपना ही दांत निकालकर लड़ने की चुनौती दे देता है। काहुमानू दूर बैठकर ये सब देख रही होती है। अब सब खत्म होने के बाद में कामेहामेहा एक पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं पर उससे बात करने के लिए काहुमानू भी आ जाती है। ये कहती है कि मैंने सुना था कि तुमने इस पवित्र पत्थर को हिलाया था। कामेहामेहा कहता है कि ये सब झूठ है, मैंने एक दिन इसको हाथ लगाया तो उसी टाइम भूकंप आ गया और लोगों ने मान लिया कि इसको हिला दिया है। काहुमानू कहती है कि अब तुम युद्ध के देवता हो, इसलिए तुम सोच समझकर फैसले लेना, और वैसे भी देवता तुम्हारा मार्गदर्शन तो करेंगे ही। इधर स्पेनिश पुलिस वाले कयाना को अब इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इनको कयाना कहीं भी नहीं मिलता और ये थक हार कर लौट जाते हैं। वेने कयाना की सभी बंदूकों को जहाज में लोड करवा देती है और जहाज के कैप्टन से कहती है कि शायद कयाना शाम तक लौट आएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कयाना की पत्नी को, जिसके पास में नेमक मछली पकड़ कर आ चुका था। नेमक कहता है कि तुम काफी बहादुर हो और इसलिए ही कयाना तुम पर आकर्षित हुआ था। कापुही अपने गले का हार निकालकर नेमक को दे देती है और कहती है कि इसके अलावा मुझे तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है, और वहां से चली जाती है। अब रात हो चुकी थी और कयाना अब भी टोनी को ढूंढने में लगा था।
वेने कहती हैं कि तुम्हें हथियार चाहिए थे और हथियार तुम्हारे जहाज में है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कयाना यहाँ से टोनी के बगैर निकलने वाला नहीं था। अब ये टोनी को ढूंढता हुआ गुलामों के चेंबर में पहुंच चुका था। यहाँ पर ही गुलामों को वो आजाद करता है और फाइनली टोनी भी इसे यहीं पर है मिल जाता है। ऐसे गुलामों को जाता हुआ देखकर कैप्टन और उसके आदमी कयाना पर हमला कर देते हैं। लेकिन कयाना अब बंदूक चलाना सीख चुका था और इसी काबिलियत के साथ में वो बहुत सारे आदमियों को ढेर कर देता है। टोनी की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि मार्ली ने उसे बहुत ही मारा था। अब जैसे ही बाहर मार्ली टोनी और कयाना को देखता है तो वो तुरंत ही स्पेनिश पुलिस वालों को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन तब तक कयाना छोटी नाव में बैठकर बड़ी शिप तक पहुंच चुका था, क्योंकि यहाँ पर भी लोग कयाना का इंतजार कर रहे थे और कयाना नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कापुही और नेमक को, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं, क्योंकि कापुही कयाना का इतने लंबे टाइम से इंतजार करने के बाद मजबूरी में नेमक का साथ देना ही पड़ता है। इसे लग रहा होता है कि शायद अब कयाना नहीं लौटेगा और इसलिए ही ये नेमक के साथ खुशी के पल बिताने लगती है। अब इसके आगे क्या होगा वो हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इस सीरीज के बारे में कमेंट करके बताओ कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे।